gas tragedy. How did Warren Anderson escape? साल था 1984 और दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था। हर शाम की तरह इस रोज भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे तो कुछ झुंड बनाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि हर रोज की तरह लगने वाली ये शाम कुछ ही पलों में लोगों के जीवन में इतना भयानक बदलाव ला देगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये शाम थी दुनिया की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक के रूप में जानी जाने वाली भोपाल गैस ट्रेजेडी की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भोपाल गैस कांड से हम सब भली भांति परिचित हैं। इस गैस त्रासदी ने भारत देश पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कलंक लगाया है जो शायद ही कभी मिट पाएगा। करीब 25,000 से ज्यादा लोगों के जीवन को निगल जाने वाली ये दुर्घटना सरकारों का बड़े कॉरपोरेट घरानों के नियंत्रण में होने की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार कुछ बड़े उद्योगपतियों को स्पेशल छूट दे रही है, बल्कि ये दशकों से होता आ रहा है। यकीन ना हो तो देश की आजादी से लेकर आज तक की बड़ी कॉरपोरेट दुर्घटनाओं की रिपोर्ट्स पढ़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा। दिसंबर 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में भी उस वक्त की मध्य प्रदेश सरकार ने अमेरिकन कंपनी के निदेशक एंडरसन को गिरफ्तार किया, लेकिन वो गिरफ्तारी सिर्फ जनता को शांत करने के लिए थी। एंडरसन की गिरफ्तारी के ठीक 24 घंटे बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने एंडरसन को रिलीज कर दिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी जहाज में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एंडरसन को बाइज्जत दिल्ली भेज दिया, जहां पहले से ही एंडरसन का प्राइवेट जहाज तैयार खड़ा था, जिसमें बैठकर एंडरसन अमेरिका भाग निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। ऐसा ही एक ताजा मामला अभी उत्तराखंड में हुए टनल हादसे में देखने को मिला है। एक दागी कंपनी को ठेका दिया गया, भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर सुरंग खोदने का काम किया गया और सरकार बैठकर यह तमाशा देखती रही, जिसके कारण 41 मजदूरों की जान आफत में आ गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी निर्माण कंपनी पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी, जिसमें करीब 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 5.5 लाख से ज्यादा लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए थे, जिनमें ज्यादातर के फेफड़े खराब हो गए और कुछ समय बाद चल बसे। जीवित बचे लोग जीवन भर के लिए विकलांग हो गए। जिस गैस रिसाव के कारण यह त्रासदी हुई, वो गैस इतनी खतरनाक थी कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी जीवित नहीं बच पाए। यूनियन कार्बाइड कारखाने में काम करने वाले वो कर्मचारी जो घटना के समय प्लांट के अंदर ड्यूटी पर मौजूद थे, वो या तो गैस रिसाव में मारे गए या फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद आने वाले कुछ महीनों या सालों में बीमारी से जूझते हुए दुनिया से चले गए। और जो लोग इस हादसे में बच गए वो किश्तों पर सांस लेकर जिंदा हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की इस गैस का जब रिसाव हुआ तो लोगों की आंखों में तेज जलन हुई। प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और कुछ ही घंटों में वहां लाशों के ढेर लग गए। इस गैस रिसाव से कुछ लोग जिंदा भी बचे, लेकिन उनके फेफड़े बिल्कुल खराब थे। कुछ के तो केवल 15-20% ही काम कर रहे थे, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशन कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी का कहना है कि द डाउ केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड प्लांट की मालिक होने की वजह से उसकी आपराधिक कृत्यों की जिम्मेदारी के लिए भी वही जिम्मेदार है। वहीं गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नावदेव कहते हैं कि तकनीकी तौर पर यूनियन कार्बाइड कंपनी पिछले 31 सालों से अदालत से फरार चल रही है और इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अपील की है कि जांच एजेंसियां डाउ केमिकल का त्वरित अभियोजन करें ताकि लगभग 4 दशकों से इंतजार कर रहे भोपाल के लोगों को न्याय मिल सके। इस घटना के बाद 6 दिसंबर 1984 को सुबह 5 बजे मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पर एक गल्फ स्ट्रीम ट्विन जेट विमान ने लैंड किया। उस हवाई जहाज की विंड स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिखे हुए थे, यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। ये वही अमेरिकन कंपनी थी जिसके भोपाल प्लांट में 3 दिन पहले दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना घटी थी, जिसमें करीब 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस जहाज में यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन थे। उसके बाद एंडरसन ने मुंबई के उस समय के सबसे बेहतरीन और आलीशान ताज होटल में चेक इन किया था, जहां पहले से ही
उनके लिए एक स्वीट बुक था। अगले दिन सुबह एंडरसन और उसके 2 साथी इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट से भोपाल रवाना हो गए। जब उनका जहाज भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था तो उन्होंने खिड़की के शीशे से देखा कि पुलिस कर्मियों का एक बड़ा सा झुंड हवाई पट्टी पर खड़ा था। जैसे ही जहाज रुका, केबिन से घोषणा हुई, मिस्टर एंडरसन, मिस्टर महेंद्रा एंड मिस्टर गोखले आर इनवाइटेड टू लीव द एयरक्राफ्ट फर्स्ट। भोपाल के पुलिस प्रमुख सवराजपुरी ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर आगंतुकों का स्वागत किया और एक सफेद एम्बेसडर कार एंडरसन को लेकर हवाई अड्डे के सर्विस गेट से बाहर निकली ताकि विजिटर्स हॉल में इंतजार कर रहे पत्रकारों को एंडरसन के भोपाल पहुंचने की भनक ना लग सके। उनके पीछे एक और कार चल रही थी जिसमें पुलिस प्रमुख और जिला कलेक्टर सवार थे। कार सीधी यूनियन कार्बाइड कंपनी के शानदार गेस्ट हाउस पर जाकर रुकी। जैसे ही कार रुकी, वहां पहले से ही मौजूद पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर एंडरसन को सलूट किया और बोला, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अफसर ने आगे कहा कि हमने ये कदम आपकी सुरक्षा के लिए उठाया है। आप अपने कमरे के अंदर जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर जाने, फोन करने और लोगों से मिलने की इजाजत नहीं होगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि जिला कलेक्टर और पुलिस प्रमुख भी वहां पर पहुंच गए। उनके साथ एक काला गाउन पहने मजिस्ट्रेट भी उनके साथ आया था, जिसने एंडरसन को बताया कि उनके ऊपर सेक्शन 92, 120 बी, 278, 304, 426 और 429 के अंतर्गत गैर इरादतन हत्याओं का मामला दर्ज किया गया है। वॉरेन एंडरसन की गिरफ्तारी की खबर से दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक सनसनी फैल गई, क्योंकि यह शायद पहली बार हुआ था कि किसी देश ने पश्चिम देश के एक सबसे ताकतवर सीईओ को गिरफ्तार करने की जरूरत की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा द ग्रेन ऑफ सैंड इन द हावर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा है कि जैसे ही मुझे पता चला कि एंडरसन भोपाल आने वाले हैं, मैंने तय किया कि मैं उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। लेकिन जब मैंने इसका जिक्र मुख्य सचिव ब्रह्म स्वरूप से किया तो उन्होंने सलाह दी कि मैं एंडरसन को भोपाल पहुंचने ही ना दूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन सिंह ने यह भी लिखा है कि उन्होंने भोपाल के जिला कलेक्टर मोती सिंह और पुलिस अधीक्षक सवराजपुरी को बुलाकर एंडरसन, केशव महेंद्रा और विजय गोखले की गिरफ्तारी के लिखित आदेश दिए थे, ऑर्डर किए थे। इसके अलावा उन्होंने भोपाल हवाई अड्डे के इंचार्ज ए.के. खुराना को भी यह संदेश भिजवाया था कि वो एंडरसन के जहाज को तब तक हवाई अड्डे पर ना उतरने दे जब तक जिला कलेक्टर और एसपी एंडरसन को गिरफ्तार करने के लिए हवाई अड्डे नहीं पहुंच जाते। अभी एंडरसन को गिरफ्तार हुए एक ही दिन हुआ था, लेकिन अगले ही दिन भोपाल के एसपी सवराजपुरी ने आकर वॉरेन एंडरसन को बताया कि उन्हें तुरंत छोड़ा जा रहा है, लेकिन उनके भारतीय साथियों को बाद में रिहा किया जाएगा। आगे पुरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का एक जहाज आपको दिल्ली ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, वहां से आप अपने विमान से वापस अमेरिका जा सकते हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार को एंडरसन की गिरफ्तारी के बाद अपना फैसला बदलना पड़ा और उसे बाइज्जत बरी करके दिल्ली भेज दिया गया। अर्जुन सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे पास ब्रह्म स्वरूप का वायरलेस आया। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ उच्चाधिकारी ने मुझे बार बार फोन करके कहा कि मैं सुनिश्चित करूं कि एंडरसन को जमानत मिल जाए और उसके बाद हमें निर्देश मिले कि हम उन्हें सरकारी जहाज से दिल्ली भेजें। अर्जुन सिंह आगे लिखते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि गृह सचिव आर.डी. प्रधान ने तत्कालीन गृह मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कहने पर ब्रह्म स्वरूप को वॉरेन एंडरसन की रिहाई के बारे में फोन किया था, लेकिन बाद में आर.डी. प्रधान ने इसका जोरदार खंडन करते हुए कहा कि ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दिसंबर 1984 में वो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव थे और जनवरी 1985 में उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार संभाला था। बाद में भोपाल के तत्कालीन जिला कलेक्टर मोती सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि एंडरसन ने अपने कमरे में रखे फोन का इस्तेमाल कर अमेरिका सरकार में अपने मित्रों से संपर्क किया था और उनसे भारत सरकार पर उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए कहा था। कुछ समय बाद पता चला कि अर्जुन सिंह ने एंडरसन को गिरफ्तार करने से पहले राजीव गांधी की सलाह भी नहीं ली थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद राजीव गांधी के करीबी अरुण नेहरू ने अर्जुन सिंह को फोन कर कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने राजीव गांधी को फोन कर एंडरसन को तुरंत रिहा करने का अनुरोध किया है। जिस सरकारी जहाज से 7 दिसंबर 1984 को एंडरसन को भोपाल से दिल्ली ले जाया गया था, उसकी लॉग बुक में लिखा था कि इस उड़ान की अनुमति मुख्यमंत्री ने दी है। बाद में उस विमान के पायलट कैप्टन सैयद हाफिज अली ने एंडरसन के भारत से जाने की जांच के लिए बनाए गए न्यायमूर्ति
एससी कोचर आयोग को बताया था कि उनको वीआईपी यात्री को दिल्ली ले जाने के आदेश राज्य के उड्डयन निदेशक कैप्टन आर.सी. सोंधी से मिले थे। दिल्ली पहुंचने पर ही उन्हें पता चला था कि उनके जहाज से दिल्ली आने वाले और कोई नहीं बल्कि वॉरेन एंडरसन थे। अब उस विमान की लॉगबुक भारत में उपलब्ध नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने 1998 में वो विमान पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के बेटे की कंपनी स्पान एयर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था और उसके बाद उस कंपनी ने उस जहाज को एक दूसरी विदेशी कंपनी को बेच दिया था। दिल्ली में अमेरिका जाने के लिए जब एंडरसन अपने जहाज पर चढ़ने वाले थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या आप कानून का सामना करने के लिए भविष्य में भारत आने के लिए तैयार होंगे। ये बात सुनकर एंडरसन चौंक गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया था, जब भी कानून की जरूरत होगी मैं जरूर भारत वापस आऊंगा। हालांकि एंडरसन ने ये अपना वादा कभी पूरा नहीं किया। साल 1987 में एंडरसन के खिलाफ एक नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन अमेरिका ने भारत में उनके प्रत्यार्पण के लिए कोई सहयोग नहीं किया। इसके बाद 29 सितंबर 2014 को वीरो बीच, फ्लोरिडा में 93 साल की उम्र में वॉरेन एंडरसन का निधन हो गया। भोपाल त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी में भी बड़े झोल किए गए। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने 1994 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी में अपना हिस्सा बेच दिया था। 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के ही भोपाल केमिकल प्लांट में गैस का रिसाव हुआ था और 1994 के बाद इस कंपनी का नाम बदलकर एवरेडी इंडिया लिमिटेड रखा गया था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से रिसने वाली जहरीली गैस की त्रासदी में अगर भारत सरकार के आंकड़ों की माने तो लगभग 5000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अमेरिकी मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इस कांड में 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों की संख्या में लोग जहरीली गैस के रिसाव के कारण और जहरीला मलबा बिखरे होने के कारण जो प्रदूषण हुआ उसके चलते गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए। भोपाल में हुई गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकन डॉलर का मुआवजा दिया था। इसके बाद पीड़ितों ने ज्यादा मुआवजे की मांग के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केंद्र सरकार ने 1984 की त्रासदी के पीड़ितों को कंपनी से 7,844 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने मुआवजा बढ़ाने के लिए दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल की थी। सरकार चाहती थी कि यूनियन कार्बाइड कंपनी गैस कांड पीड़ितों को ये पैसा दे। वहीं यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने कोर्ट में कहा था कि वो 1989 में हुए समझौते के अलावा भोपाल गैस पीड़ितों को एक भी पैसा नहीं देगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया था। इस त्रासदी में सबसे दुखद बात यह है कि हादसे के जिम्मेदार आरोपी को कभी सजा नहीं हुई। उस वक्त यूसीसी के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन मामले का मुख्य आरोपी था, लेकिन मुकदमे के लिए कभी वो पेश नहीं हुआ। 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया और उसके बाद सितंबर 2014 में एंडरसन की मौत हो गई। मुख्य आरोपी एंडरसन की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ सवाल सीना ताने खड़े हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि इस भयानक हादसे के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को भारत सरकार ने क्यों बचकर भागने दिया या भारत सरकार ने क्यों भगाया, क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। घटना के समय प्लांट में मौजूद शकील कुरैशी कहां है, जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। इस पूरे मामले की जांच राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सीबीआई से कराई थी। इस घटना की 3 साल तक जांच चली और उसके बाद सीबीआई ने वॉरेन एंडरसन सहित यूनियन कार्बाइड के 11 अधिकारियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। वॉरेन एंडरसन को कभी भारत वापस नहीं लाया जा सका और उसकी गैर मौजूदगी में ही ये पूरा केस चलता रहा। जून 2010 में इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में कार्बाइड के अधिकारियों को जेल और जुर्माने की सजा की गई। अधिकारियों ने जुर्माना भरा और सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी। भोपाल गैस कांड के समय कलेक्टर रहे मोती सिंह ने अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में उस सच को भी उजागर किया, जिसके चलते वॉरेन एंडरसन को भोपाल से जमानत देकर भगाया गया। मोती सिंह ने अपनी किताब में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए लिखा है, वॉरेन एंडरसन को अर्जुन सिंह के आदेश पर छोड़ा गया था। वॉरेन एंडरसन के खिलाफ पहली एफआईआर गैर जमानती धाराओं में दर्ज की गई थी, बावजूद इसके उन्हें जमानत देकर छोड़ा गया। शकील अहमद कुरैशी के बारे में कोई नहीं जानता। कुरैशी MIC प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेटर था।
कुरैशी के सामने ना आने से पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो सका, ये बात सीबीआई ने कही। घटना के जिम्मेदार कार्बाइड के अधिकारी ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक जेल में रहे, जबकि घटना से प्रभावित हजारों लोग आज भी तिल तिल कर मर रहे हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के आरोपियों को सजा दिलाने के बजाय सरकार की दिलचस्पी पीड़ितों के लिए कार्बाइड कंपनी से मुआवजा वसूल करने में ज्यादा रही है। जब भी भोपाल में आरोपियों को कानून से बचाने को लेकर हल्ला मचा है, बवाल मचा है, सरकार बचाव में मुआवजे की बात करने लगती है। अब आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकर समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों भोपाल गैस त्रासदी और लाखों लोगों के जीवन को नर्क बनाने वाले एंडरसन को सजा नहीं मिल पाई। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसका खामियाजा इस त्रासदी के शिकार हुए लोगों की पुश्तें आज भी भुगत रही है। ये थी भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित वो पहलू जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भोपाल गैस ट्रेजेडी, हाउ डिड वॉरेन एंडरसन एस्केप? 1984 की रात एक केमिकल गैस मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC भोपाल की एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से लीक हुई, जिसने भोपाल को एक बड़ा गैस चेंबर बना दिया। 40 टन से भी अधिक मात्रा में लीक हुई इस गैस की चपेट में आते ही लगभग 4000 लोगों की मृत्यु तुरंत हो गई। पूरी त्रासदी में मरने वालों की संख्या के एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चल पाए हैं, पर कुछ अनुमानों के हिसाब से करीब 15,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यही नहीं, इस गैस लीक से लगभग 6 लाख लोगों को इंजरीज का सामना भी करना पड़ा। इस गैस एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जहां 2 डेकेड्स में लगभग 20,000 लोगों की प्रेमेच्योर डेथ्स भी हुई और आने वाली जेनरेशंस को भी इसके हार्मफुल इफेक्ट से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री का फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर होने के साथ ही दुनिया के सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में गिना जाता है। दुख की बात यह है कि इस डिजास्टर में इन्वॉल्व्ड कंपनी ने खुद को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दरकिनार कर लिया। गैस लीक के 4 दिन बाद कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भोपाल में लैंड करते हैं। तुरंत ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको उसी दिन बेल भी मिलती है और अगले दिन वो US के लिए रवाना हो जाते हैं। लीगल, मॉरल और एथिकल तीनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो उनका जाना, मारे गए और पीड़ित हजारों लोगों पर नाइंसाफी थी। आज इतने सालों बाद भी उनके भागने की गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका है। उनके भागने के पीछे कई कंस्पिरेसी थियोरीज और पॉलिटिकल मोटिव्स भी सामने आते हैं। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वॉरेन एंडरसन देश छोड़कर भागे और उन कंस्पिरेसीज पर भी नजर डालेंगे जो मीडिया में आज तक रिपोर्ट की जाती हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रीफ में देखते हैं उस खौफनाक रात के बारे में जब कुछ ही घंटों में भोपाल शहर एक शमशान बन गया। द डिजास्टर। दोस्तों, 1970s के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी शुरू की जिसने फॉरेन कंपनीज को लोकल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यानी UCC को एक पेस्टिसाइड 7 मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगाने के लिए बोला गया और भोपाल में UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को एक सब्सिडियरी के तौर पर सेटअप किया गया। 1980s में क्रॉप फेलियर्स और पेस्टिसाइड्स की डिक्रीज्ड डिमांड के चलते UCIL ने प्लांट को बंद करने का प्लान किया, लेकिन प्लांट लो स्टैंडर्ड्स के सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स और बिना रेगुलर मेंटेनेंस के चलता रहा। लोकल गवर्नमेंट भी इन सेफ्टी प्रॉब्लम से अवेयर थी, लेकिन इतने बड़े और स्ट्रगल कर रहे एम्प्लॉयर पर बर्डन डालना उन्हें ठीक नहीं लगा। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 11 बजे जब भोपाल की अधिकतर जनता सो रही थी, तब फैक्ट्री के एक ऑपरेटर की नजर MIC गैस के एक छोटे से लीक पर गई। स्टोरेज टैंक का प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा था। एक फॉल्टी वाल्व के कारण 1 टन पानी 40 टन MIC स्टोरेज टैंक में जा मिला, जिसके कारण एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और प्रेशर बढ़ता चला गया और 3 दिसंबर की रात 1 बजे लीकेज शुरू हुआ। होना क्या था? सुबह होते होते भोपाल की सड़कों पर मातम छा गया। जहां तक नजर जाती सिर्फ लाशें ही दिखाई दे रही थीं।
चाहे वो इंसान की हों या जानवरों की। लगभग 3,800 लोग तुरंत ही मारे गए और जल्द ही इस घटना को एक इंडस्ट्रियल कैटास्ट्रोफी करार दिया गया। चलिए अब देखते हैं डिजास्टर के बाद क्या हुआ। आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर। घटना के तुरंत बाद ही यूएस की कंपनी यूसीसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यूसीआईएल यानी उनकी इंडियन सब्सिडियरी पर इल्जाम लगाया। 6 दिसंबर को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई और एमपी गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन का गठन किया, जिसको भोपाल पॉइजनस गैस लीकेज इंक्वायरी कमीशन बोला गया। इस कमीशन को एमपी हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज एनके सिंह ने लीड किया। 7 दिसंबर को एक अमेरिकन अटॉर्नी ने एक यूएस कोर्ट में लॉसूट फाइल किया, जहां से उन लीगल बैटल्स की शुरुआत हुई जो सालों साल तक चलने वाली थी। इसी दौरान यूसीसी के चेयरमैन इंडिया आते हैं और 7 दिसंबर को भोपाल लैंड करते हैं। तुरंत ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके साथ ही कंपनी के 2 और ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट किया गया। एक आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें पुलिस स्टेशन के बजाय कंपनी के गेस्ट हाउस में ही हाउस अरेस्ट में रखा गया था। कुछ देर अरेस्ट में रहने के बाद एक रहस्यमयी तरीके से उनको बेल दे दी जाती है। यही नहीं, उनको ऑफिशियल कार्स में भोपाल एयरपोर्ट ले जाया जाता है। वहां से उनको एक स्पेशल प्लेन से दिल्ली रवाना कर दिया जाता है और उसी दिन वो यूएस भाग जाते हैं। और यहीं से कंस्पिरेसी थियरीज शुरू होती हैं कि आखिर क्यों उनको हाउस अरेस्ट से छोड़ा गया, बेल के रीजंस क्या थे, किसने उनकी बेल की स्वीकृति दी और आखिर किसने उन्हें भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से यूएस निकलने में मदद की। चलिए देखते हैं हु हेल्प्ड एंडरसन। दोस्तों, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि उस दौरान रहे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को अमेरिका से प्रेशराइज किया गया, जिससे वो एंडरसन को निकलने का रास्ता साफ कर दें। उस दौरान रहे एमपी के सीएम अर्जुन सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं कि उन्हें होम सेक्रेटरी आरडी प्रधान का यूनियन होम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर कॉल आया। इस कॉल में एंडरसन की बेल की मंजूरी दी गई, लेकिन आरडी प्रधान से जब बात की गई तो उनका कहना था उस दौरान वो होम सेक्रेटरी थे ही नहीं। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में एक खुलासा और हुआ। उस समय रहे भोपाल के कलेक्टर मोती सिंह ने बताया कि एंडरसन को जिस रूम में अरेस्ट किया गया था वहां एक टेलीफोन था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने फ्रेंड्स को यूएस में कांटेक्ट किया। रिपोर्ट के हिसाब से यूएस एम्बेसी ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था, जिसके चलते उनको 25,000 रुपए के बॉन्ड के साथ बेल दे दी गई। इस बेल ऑर्डर में एक कंडीशन थी कि जब भी उनको कोर्ट से समन किया जाए तो उनको इंडिया पेशी देने आना होगा, जिस पर वो खरे नहीं उतरे और कभी इंडिया लौटकर नहीं आए। कलेक्टर का तो ये तक कहना था कि अगर उनके रूम से टेलीफोन हटा दिया जाता तो शायद एंडरसन भाग नहीं पाते। खैर, इंडियन कोर्ट्स ने एंडरसन को फ्यूजिटिव यानी भगौड़ा करार दिया। भोपाल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराज पुरी ने इंक्वायरी कमीशन को बताया कि एंडरसन को रिटन ऑर्डर पर अरेस्ट किया गया था और सिर्फ एक ओरल ऑर्डर पर रिलीज किया गया, जो कि अपने आप में एक शक पैदा करता है। और जब उनसे पूछा गया कि ऑर्डर कहां से आया, इस पर उनका कहना था फ्रॉम हायर अप्स, यानी उनको ऊपर से ऑर्डर आया था। 2016 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक खुलासा और हुआ। यूसीआईएल के प्रोडक्शन मैनेजर एसपी चौधरी और उनके साथ 7 और लोगों को 2010 में इसी मामले में भोपाल कोर्ट ने दोषी करार दिया। एसपी चौधरी ने यह क्लेम किया कि सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसिडेंट की एक्चुअल डिटेल्स को छुपा कर रखा है। उनका यह कहना था कि यह डिजास्टर प्लांट के डिजाइन डिफेक्ट या पुअर मेंटेनेंस के चलते नहीं हुआ था, बल्कि इस इंसिडेंट को कुछ लोगों ने मिलकर प्लान किया था और जानबूझकर प्लांट में गड़बड़ी करवाई। 2019 में माय नेशन ने रिपोर्ट किया कि ट्रेजेडी के विक्टिम्स ने एक बार फिर से एंडरसन के फरार होने में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भूमिका पर इंक्वायरी की डिमांड की है। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि इसमें पीएम राजीव गांधी और सीएम अर्जुन सिंह की मिली भगत थी, जिसके कारण एंडरसन भागे। डिमांड थी कि इसकी जांच हो।
उनकी इस डिमांड का बेसिस था 2015 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज का पार्लियामेंट में एक आश्चर्यजनक खुलासा, जिसने इस इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दिया। सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में बताया कि राजीव गांधी ने उनके फ्रेंड यानी एक सिविल सर्वेंट मोहम्मद यूनुस के कहने पर एंडरसन को छुड़वाया था। यूनुस के बेटे आदिल शहरयार अमेरिका में फ्रॉड और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए सजा काट रहे थे। राजीव गांधी को अक्यूज किया गया कि उन्होंने आदिल को रिलीज करवाने में यूएस प्रेसिडेंट की हेल्प मांगी और बदले में एंडरसन को यहां से छुड़वाया गया। हालांकि राजीव गांधी ने ऐसी सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी भोपाल गैस ट्रेजेडी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वॉरेन एंडरसन के भाग निकलने के पीछे की कंस्पिरेसी थियरीज की। खैर, सितंबर 2014 में यूएस में एंडरसन की डेथ हो गई। बीते 3 दशकों में कई लिटिगेशंस और अपील्स हुई, कॉम्पेंसेशन भी मिले। पीड़ित लोग आज भी एंडरसन को अपना गुनहगार मानते हैं। जितना बड़ा गुनाह एंडरसन ने किया, उतना ही बड़ा गुनाह उनका भी था, जिनके कारण वो इंडिया से भाग पाए। पर इसका पूरा सच इतिहास में कहीं खो सा गया है।